केटायन और एनायन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, एक सेकेंड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस यानी कि केटायंस। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या वो स्टेबल होने के लिए या वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जनरली क्या करते हैं, दे लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास सबसे पहले सोडियम। सोडियम होता है एटॉमिक नंबर बेटा 11। ठीक है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो सोडियम क्या चाहेगा कि वो किसके जैसा बने? नियॉन के जैसा बने। ठीक है, सोडियम इज 2,8,1। ठीक है, अब अगर इसको नियॉन के जैसा बनना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया? Na+1 बन गया, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब 10 इलेक्ट्रॉन्स, सेम किसकी तरह? जैसे नियॉन में है 2,8। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी केटायन या कोई भी एनायन कब बनता है? जब वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। नियरेस्ट जनरली वो मानी जाती है बेटा जो अ, उस एलिमेंट के 4 ऊपर या 4 नीचे आ रही हो। ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी बेसिकली नियरेस्ट। यहाँ पे शो किया गया है हमारे पास कि सोडियम कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या थी? 281, बाद में इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगी? 2,8। ठीक है, ये ऑर्बिटल डायग्राम है जो कि शो कर रहा है कि सोडियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे। पहले सोडियम के पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसके बाद सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और थर्ड शेल में मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये थर्ड शेल वाला इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया और जैसे ही लूज किया क्या हो गया? 3 शेल से 2 शेल रह गए और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली फिल हो गए और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक सेकंड बेटा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्या चेंज होता है जब भी हमारे पास चार्ज आता है। हमेशा मेरे पास क्या चेंज होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11 है। ठीक है, अगर मैं Na+ की बात करूं तो Na+ में प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा? 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। तो जब भी चार्ज आएगा ऊपर तो इट विल नॉट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट विल ओनली चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सिमिलरली हमने सॉरी, सिमिलरली हमने यहाँ पे Mg2+ की अगर हम बात करें तो Mg2+ क्या है? Mg2+ क्या था? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हो गए? 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि ऊपर क्या चार्ज है? 2+, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अब कितने रह गए? 10। सिमिलरली अगर हम बात करें F1- फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9। एटॉमिक नंबर 9
एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज आ गया 1 माइनस, तो टोटल इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? हाँ जी, न्योनिका, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी देयर इन F1 माइनस? Ma'am, I'm forgotten. So sorry. F1 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Ma'am, I don't 9. remember the atomic number. साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9. Sorry, 9, ma'am, and then the electrons will be 10. 10 और प्रोटॉन्स कितने होंगे? 9। 9. ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर्स जब आप 10th क्लास में आ जाते हो ना, फिर 10th क्लास में आके ये नहीं बोलना होता कि मैम मुझे 1 to 20 एटॉमिक नंबर भी नहीं आते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप बेटर होगा आपके लिए कि आप उसको लर्न कर लो। ठीक है, इट वुड बी बेटर फॉर यू। सबको सबको बोल रही हूँ, बहुत सारे होंगे अभी यहाँ पे ऐसे जिनको एटॉमिक नंबर नहीं आते होंगे, तो बेटर है कि आप लोग 1 to 20 एटॉमिक नंबर लर्न कर लो, है ना? नहीं तो फिर कैसे लिखोगे ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं अगर आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं आता है तो। ठीक है, ऑलराइट। सेम मैग्नीशियम वाला एग्जांपल है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? यस नंदिता। ओके कीर्ति, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम। कीर्ति, काम्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Yes, ma'am. 282. 282। ठीक है। तो मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? मनन, मनन खंडेलवाल, मैग्नीशियम मैम कैन अपना आई टेल? मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा बेटा? मैम कैन आई टेल? एक सेकंड अक्षत, एक सेकंड बेटा। मनन, कैन यू हियर मी? ओके अक्षत, मैम वो 2 आयन लूज करेगा। 2 क्या लूज करेगा? 2 मैम ये जो ये है ये जो ये आयन, आयन को ये आयंस हैं जो हम ये फिल करते नहीं हैं नहीं शेल्स में, क्या होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यस मैम। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बन जाएगा? Mg2 प्लस। इलेक्ट्रॉनिक 2 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन हो यस मैम। जाएगी 2,8। पहले Mg2 क्या थी? प्लस, ओके मैम। 2 282। ठीक है। मनन, आप चैट में रिप्लाई कर रहे हो, आप अनम्यूट करके आंसर दिया करो। ठीक है, ओके चलो। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस सेम वैसे ही होगा हमारे पास, बट इनमें ये किन एलिमेंट्स में होगा जिनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे बेटा। ठीक है, गेन करेंगे। रही बात कार्बन की, हमने बोल दिया 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो लूज करेगा, 5, 6, 7 होंगे तो गेन करेगा। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो क्या शो करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको अभी हम आगे जाके अच्छे से समझते हैं जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, गेन कौन करेगा? एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एनीबडी? 17. किसका? क्लोरीन 17. 17। मैम वेरी 17। गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8,7। ठीक है, मैम वो अब 2 + 8 + 7 करके कर लिया।
क्या करेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, या नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, इसके नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, राइट। या फिर क्या हो सकता है, ये तो है जो क्लोरीन के बाद में आती है नोबल गैस, क्लोरीन से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। 10 अगर ये अटेन करनी है तो क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अब क्लोरीन के लिए क्या इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना या एक गेन करना, एक गेन करना इजी है ऑब्वियसली। Yes, ma'am. Also chlorine is a non-metal, right, and non-metals की टेंडेंसी क्या होती है, that they gain electrons, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl1 माइनस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। पहले क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया अब क्या हो गई 288, ठीक है। क्लियर बेटा जी, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ऑल राइट। ऑक्साइड आयन बिल्कुल सेम वैसे ही, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 वाली, ठीक है। एटॉमिक नंबर 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए क्या बन गया, O2 माइनस, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पहले 2,6 था, अब 2,8 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, नियॉन बनने के लिए 10 चाहिए, तो यानी कि 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या बन जाएगा, N3 माइनस। एक चीज याद रखेंगे इनके नाम, जब भी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए वो कौन सा आयन बन गया, ऑक्साइड आयन, IDE, ठीक है। जैसे ही नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए वो कौन सा आयन बन गया, नाइट्राइड आयन, IDE वाला नाइट्राइड, ऑक्साइड IDE, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है कि जब भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आयन बनाता है तो वो कैसा आयन बनेगा, आइड वाला आयन, IDE, ठीक है। जैसे हमारे पास क्लोराइड था, ठीक है, क्लोराइड था इधर ऑक्सीजन से पहले, ये भी क्या बना था, क्लोराइड, IDE, ठीक है। इसी तरह नाइट्राइड, ऑक्साइड, अगर आपको कोई बोले सल्फाइड, सल्फाइड आयन क्या होता है, सल्फाइड आयन क्या होता है, यानी कि Hydride. सल्फर से बना, ठीक है, सिंपल सी चीज है, सल्फर से बना, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,6, यानी कि इसको क्या जरूरत है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ये क्या बन गया, H2 माइनस। इस आयन का नाम क्या होगा बेटा, सल्फाइड, IDE, सल्फाइड आयन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं फॉस्फाइड आयन क्या होगा, आइड, बस ये देख लिया ना तो सिंपल सी चीज है, यानी कि ये जो है वो फास्फोरस से ही बनेगा। हम सारे non-metal ides. हाँ, अगर हमें हमारे slide पास, नहीं करना. अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल नॉन मेटल हो, यानी कि पॉली एटॉमिक ना हो, अब जैसे सल्फेट है, सल्फेट क्या होता है, SO4 2 माइनस, ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास, सल्फेट, ठीक है। लेकिन सल्फाइड अगर आ गया, ठीक है, IDE जैसे ही पीछे आ गया तो इसका मतलब अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है उसे आयन को, अब आपको पता है कि ये सिंपली सल्फर से बना होगा, सल्फर की वैलेंसी पूरी करनी है, सॉरी सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमें, और वो हो जाता है जब हम सल्फर के ऊपर 2 माइनस चार्ज लगा देंगे, यानी कि ये आयन कौन सा होगा, सल्फाइड, और P3 माइनस कौन सा आयन होगा, फॉस्फाइड। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। 9th क्लास में पढ़कर आयो, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है,
जब भी हम एक एलिमेंट के अराउंड उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। जब भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी एलिमेंट के आसपास हम एज अ डॉट लगा देते हैं तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, यानी कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। 1. तो हमने हाइड्रोजन के बगल में यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। ठीक है, लिथियम, हीलियम पे आते हैं, हाइड्रोजन हीलियम 2, वैलेंस शेल में यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2,1, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। ठीक है, वैलेंस शेल यही है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो जब आपको लिथियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो आप क्या करोगे? लिथियम Li लिखोगे और 1 डॉट, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डॉट लगा देंगे आसपास। ठीक है, सिमिलरली बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 2,3, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के आसपास 3 डॉट्स। ठीक है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किसी सब्सटेंस में, किसी एलिमेंट में, उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या उतनी डॉट्स हम उस एलिमेंट के आसपास लगा देंगे और बोलेंगे कि ये उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल क्लोरीन 17, 287, यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होगा? एल्यूमिनियम क्या होगा? 13, 283, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 3. तो 3 डॉट्स लगा दी। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर बेटा Excuse जी? me, ma'am. हाँ जी बताओ। Ma'am, I just wanted to ask, is there a difference between the electron dots in helium and let's say beryllium, because they've been put in a different manner? Yes, there is a difference, there is a difference, very good question, but डिफरेंस है क्या? डिफरेंस है कि जो बेरिलियम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन जो हीलियम है वो एक नोबल गैस है बेटा। ठीक है, Right. और हम जानते हैं नोबल गैसेस क्या होती है? नॉन रिएक्टिव होती है, यानी कि दे विल नेवर मेक बॉन्ड्स विद अदर सब्सटेंसेस। आप कभी भी हीलियम का कोई कंपाउंड नेचर में नहीं देखोगे, आप कभी भी नियॉन का कोई कंपाउंड नेचर में नहीं देखोगे, लेकिन बेरिलियम का कंपाउंड आप जरूर देखते हो। हमारे पास जैसे एग्जांपल है BeCl2। ठीक है, तो ये कैसे बनता है मेरे पास? ये बेरिलियम के वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस तरफ क्लोरीन, इस तरफ क्लोरीन। ठीक है, तो BeCl2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसलिए हम बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट इस तरह रखते हैं। ठीक है, लेकिन हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होता, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम एक तरह लोन पेयर की तरह, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह साइड में सजा देते हैं। दैट्स इट। Okay, ma'am. Thank ठीक you, है, ma'am. हाँ, आप यहाँ पे जितनी भी नोबल गैसेस हैं, आप यहाँ पे कार्बन देखो, आप कार्बन देखोगे तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 डॉट्स ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह लगी हुई है। ठीक है, 4 डॉट्स। लेकिन यही आप नियॉन में देखोगे तो नियॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह रखा हुआ है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये अपने आप में स्टेबल इतने हैं कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमसे कोई रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इनके बीच में कुछ ऐसा है नहीं है कि हाँ आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखो कहाँ पे नहीं रखो, आप कहीं पे भी रखो, वैसे तो फर्क किसी में भी नहीं पड़ता। ठीक है, आप बेरिलियम में भी अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही है तो आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो।
ठीक है, आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट दैट करेक्ट, आपको किसी बुक में ऐसा दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप बना दोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ जनरली जो जिन एलिमेंट्स को बॉन्ड बनाना होता है उनका हम लोग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ही रखते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन की थी। केमिकल बॉन्ड क्या होती है? बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो एलिमेंट्स के बीच में। जैसे दो दोस्तों के बीच में एक बॉन्ड रहता है, ठीक है, वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, तो बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। आपका मन करता है कि आप स्कूल में जाओ, आपका मन करता है कि आप अपने दोस्त के साथ बैठो, तो क्यों मन करता है? क्योंकि आपके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सिमिलरली यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो एलिमेंट्स के बीच में होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड दो तरह से बनता है, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में भी समझा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है और कब होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होगा जब मेरे पास एक मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के करीब आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब होगी जब नॉन मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के करीब आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। क्या है? दोबारा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जब भी मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जब नॉन मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के पास आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं। मेटल क्या करते हैं? लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करते हैं? गेन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज किए वो नॉन मेटल ने गेन कर लिए, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो क्या बना लेता है? केटायन। और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वो क्या बना लेता है? एनायन। और यही केटायन और एनायन मिलकर मेरे पास क्या बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन इनके भी केस में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यहाँ पे कोई Okay. लेना देना नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का। नॉन मेटल बोलता है मैं क्यों दूं, मैं तो नॉन मेटल हूँ, मेरी टेंडेंसी थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन देने की, मेरी तो है इलेक्ट्रॉन लेने की है। और दूसरा बोलता है कि मेरी भी इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो हम भाई लूज तो नहीं करेंगे, हम देंगे तो नहीं, हम शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं अभी आगे कि कैसे होगी शेयरिंग और कैसे होगा ट्रांसफर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? No, ma'am. चलें आगे। कि मुझे एक बात बताओ, क्लास में 24 बच्चे बैठे हैं और 24 बच्चों में से 2-3 की आवाज आती है नो मैम, बाकी सबको समझ में नहीं आता या बाकी सब बोलते नहीं है? शिव्या, शौर्य, सारा, समीक्षा, राघव, बोलो बेटा। लक्ष्य, काम्या, इशिता, बोलो भाई, समझ में आया सबको? हाँ मैम, समझ में आ गया। तो बेटा बोला करो फिर, यस मैम। है ना। बोलते रहा करो ऐसे, तुम भी बोर नहीं होगे क्लास में अगर बीच बीच में बोलते रहोगे। मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं ऐसे लैपटॉप को नहीं पढ़ा रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, है ना। तो बोलते रहा करो बीच बीच में। और कोई जोक दिमाग में आए तो जोक भी क्रैक कर सकते हो। ऑल राइट, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में सबसे पहला था आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी थियोरी है, छोटे छोटे पॉइंट है, वैसे तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, बट फिर भी एक बारी पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो कैसे बनता है बेटा जी? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है? जब एक एटम ऐसा हो जिसकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और दूसरा एटम ऐसा हो जिसकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन गेन करने की,
यानी कि एक एटम ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे और दूसरा ऐसा हो जो जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, है ना। ऑब्वियसली ये डोनेट करेगा तभी तो कैटायन बनाएगा और ये गेन करेगा तभी तो एनायन बनाएगा। और जब मेरे पास दो तरह के आयंस बन जाते हैं, कैटायन एनायन, और ये दोनों आपस में फिर एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, एनायन भी कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसी को हम बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, when a metal reacts with non-metal, it transfer of electrons take place from metal to non-metal और ionic bond बन जाता है। ठीक है, यही कहानी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी, उसी कहानी को सजाकर यहाँ पे 3 पॉइंट्स में लिखा गया है, जैसे आप पेपर में लिखोगे। ठीक है, ऑल राइट। ये मेरा सोडियम एटम, ये है क्लोरीन एटम। ये फोटो अपने दिमाग में छाप लो अच्छे से। ठीक है, ये फोटो बनाने के लिए पेपर में आ जाती है बहुत बार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। रही बात क्लोरीन की, क्लोरीन के पहले में 8, दूसरे में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 17। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ से सोडियम से क्लोरीन में। सोडियम बोलता है कि मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। क्लोरीन ये सुनकर खुश हो जाता है कि हाँ, मुझे तो जरूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन की, लाओ दे दो। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो ये भी खुश, ये भी खुश। और जैसे इसने लूज किया, ये क्या बन गया, सोडियम आयन। ठीक है, और ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन। ठीक है, जैसे ही ये पॉजिटिव आयन बना और क्लोराइड नेगेटिव आयन बना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, जो अट्रैक्शन इनके बीच में चालू हो जाएगा, उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? नो मैम। आना चाहिए। नहीं मैम, क्यों आए? आ ही नहीं रहा। आना चाहिए। एनीबडी? हमने बोला कि Na+ और Cl- ऑपोजिटली चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब Na+ और Cl- एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं Na के और Cl के, ये तो सब नेगेटिवली चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सोडियम के हो चाहे क्लोरीन के हो। क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? कि सिमिलर चार्जेस है, क्या इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा? बोलो। मैम बट बोलो भाई। मैम सोडियम मैम अपने में मैम एज ए होल तो मैम पॉजिटिवली चार्ज है, मान लिया, ठीक है, मान लिया। क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सोडियम का भी हो गया। ठीक है, हमने बोला कि एक तरफ से क्लोरीन चला आ रहा है, क्लोराइड आयन चला आ रहा है, दूसरी तरफ से सोडियम आयन चला आ रहा है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, दोनों एक दूसरे को खूब अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लिया, बढ़िया, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ही वो एक दूसरे के ज्यादा पास आए, यानी कि उनका इसका वैलेंस शेल और इसका वैलेंस शेल पास में आया, तो ये इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपको नहीं लगता कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे? मैम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लोरीन के न्यूक्लियस का है वो ज़्यादा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, रिपल्शन होता है, ठीक है, ये तो अपने दिमाग में बिठा लो कि रिपल्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, Na+ बन गया, Cl- बन गया। ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे, दूर से बहुत खुश हैं कि हाँ, अरे अट्रैक्शन हो रही है ना। जैसे ही थोड़ा ज्यादा पास आए तो पता चला
कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको पता चला इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन शुरू, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन शुरू। अब जैसे ही रिपल्शन शुरू हुई, ये दोनों ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया, ठीक है, ये दोनों ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब सोडियम को नहीं पता था कि उसको क्लोरीन से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लोराइड को भी नहीं पता था उसको सोडियम से दूर जाना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर इज कि हमारे पास इन दोनों के बीच में रिपल्शन स्टार्ट होने की वजह से ये दोनों उतना पास नहीं आ पाते जितना पास इन्हें आना चाहिए था। तो इस वजह से क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, जहां पे जहां पे जहां पे मेरे पास अट्रैक्शन क्या होगी, अट्रैक्शन क्या होगी मैक्सिमम, और रिपल्शन क्या होगी मिनिमम, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ उस डिस्टेंस पे रहेंगे जहां पे इनके बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी और रिपल्शन मिनिमम होगी, और यही डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में होगा उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, हर बॉन्ड की एक लेंथ होती है, ठीक है, हर बॉन्ड की एक लेंथ होती है, ठीक है। तो अगर NaCl की बॉन्ड लेंथ अलग है, ठीक है, अगर मैं बात करूं MgCl2 की तो उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, अगर मैं बात करूं HCl की तो इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी। हर बॉन्ड की डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होती है डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स जिससे मिलकर वो बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि अट्रैक्शन तो होती है जब आयंस बन जाते हैं, लेकिन रिपल्शन भी होती है, और रिपल्शन होने की वजह से वो दूर दूर भी जाते हैं और जाकर एक जगह पे रुक जाते हैं जहां पर अट्रैक्शन मैक्सिमम हो रही हो और रिपल्शन भी मिनिमम हो, ठीक है। और इस मैम लेंथ को जो इनके बीच में रहती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। मैम बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या होती है? बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में लिखते हैं जनरली वैसे, क्योंकि बहुत छोटा रहता है ना, एटम्स एटम्स यस मैम। इतने छोटे हैं, है ना, तो पिकोमीटर या नैनोमीटर या इन्हीं में जनरली हम लोग इसकी यूनिट्स को मेजर करते हैं, अच्छा, ठीक है। ओके ओके मैम। तो बेसिकली ये डिस्टेंस मतलब की यूनिट्स ही होती है, पिकोमीटर, नैनोमीटर, यस एंगस्ट्रॉम, मैम। ये। मैम तो ये मैम कुछ हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ है कि मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl कितनी है बॉन्ड लेंथ? ना 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 ना, अभी कुछ नहीं है, अभी बस ऐसे ही मैं तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा जगा रही हूँ ताकि तुम जब 11th में जाओ तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आए कि हाँ ऐसा हमने कुछ किया था, तो ये अब हम पढ़ रहे हैं कि वो ये बॉन्ड लेंथ होती क्या है, ठीक है। ओके, तो तुम्हारे थैंक दिमाग में ऐसे डाउट आने चाहिए, ठीक है, कि हाँ अट्रैक्शन हो रही है मैम, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो अपना दिमाग दौड़ाया करो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। यू। ओके मैम। हाँ जी। तो अब आ रहा है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम। बेसिकली कैसे बनाओगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, ठीक है ना। G2 मैग्नीशियम प्लस ओ माय 2 माय। Mg होता है 12, 282, ऑक्सीजन होता है 8, 2,6। मैग्नीशियम कहता है कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, ऑक्सीजन कहता है हाँ मुझे दे दो, वो भी स्टेबल वो भी स्टेबल। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए। जैसे ही ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैग्नीशियम क्या बन गया Mg2+। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बन गया O2-। Mg2+ और O2- जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे क्रिस क्रॉस करेंगे, क्या बन जाएगा Mg2O2, 2 कैंसिल, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया MgO, ठीक है। सेम चीज वैसे ही हुई है, Mg2+ और O2- दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक केटायन बन गया और दूसरा एनायन बन गया। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट? हमें स्ट्रक्चर्स आते हैं बनाने के लिए?
हाँ, ऑर्बिटल डायग्राम, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं कई बार, वो आपको बोलता है कि आपको शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसे आता है, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस केस पे आपको क्या करना होता है, देखो बहुत ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है शो द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड MgO, ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन आया, तो आपको कैसे आंसर करना है? सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा स्टेप, ये रिएक्शंस, ये हाफ रिएक्शंस, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है, ये होगा आपका दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में बेटा आप या तो ये डायग्राम बनाओ पूरी, या या और आपका थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, Mg के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम ने ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये इलेक्ट्रॉन भी इसको दिया, ठीक है, ये देने के बाद Mg2+ बन गया और O 1 2 3 4 5 6 7 8 2 माइनस बन गया, ठीक है। या तो थर्ड स्टेप में ये पूरा ऑर्बिटल डायग्राम बना के आओ, अगर नहीं बना सकते तो ये वाला बना के आओ, ये थर्ड स्टेप लिख कर आओ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आपके पास फॉर्मेशन पूछ लेना वो कि शो दी फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन में ये जरूर दिखाना है, ये थर्ड स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे हो रहा है ट्रांसफर, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? यस मैम। नोटबुक निकालो सभी लोग, बना के दिखाओ, फॉर्मेशन शो करनी है आपको, 3 स्टेप्स, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। किसकी? MgCl2, बनाओ बेटा सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में। डन? हाँ जी बेटा, डन? Yes, ma'am. ऑल राइट, सामने देखो, जिनका बन गया वो टैली करना, जिनका नहीं बना वो सामने देख के सीखो दोबारा। पहला स्टेप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम की और क्लोरीन की। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन 17, 282, क्लोरीन 287। दूसरा स्टेप, रिएक्शंस लिखेंगे। हमें पता है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, Mg2+, ठीक है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Cl1-, ठीक है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप क्या है मेरे पास, MgCl2, 2 क्लोरीन 1 Mg, ठीक है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स,
और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7। ठीक है, मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास 2 क्लोरीन है। क्या मैं इस सेकंड रिएक्शन में लिख सकती हूँ पूरी रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत? अगर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl1- बनता है तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 Cl1- बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, Mg2+ और 2 Cl जिनके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1-। ठीक है, the structure comes so the formula comes out to be MgCl2। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट Yes, बता? ma'am. No, ma'am. सब बना लोगे? कोई सा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा तो बना लोगे अब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. please can you explain the third step again? हाँ, थर्ड स्टेप में क्या नहीं समझ में आया बेटा, पूछो। Ma'am, पूरा step. क्या चीज पूछो? देखो, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 थे। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैग्नीशियम को क्या करना था, एक एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने थे अपने, और क्लोरीन को गेन करने थे ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर पाए, अपनी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाए। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने इस क्लोरीन को दिया क्योंकि इसको एक की जरूरत थी, एक इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे क्लोरीन को दिया क्योंकि उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। मैग्नीशियम ने इन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो क्या बन गया, Mg2+। ठीक है, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या चार्ज आ गया, Cl1-। लेकिन हमारे पास ऐसे 2 क्लोरीन है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सिंपल। ठीक है, क्रिस क्रॉस करेंगे क्या बन गया मेरे पास, MgCl। ठीक है, दो Okay, ma'am. 2 Cl को ये Cl2 से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, Okay, ma'am. Al2O3 और CaCl2 और Na2O। स्क्रीनशॉट ले लो हाँ ये मैंने लिख तीनों लिया। होमवर्क। हाँ, हमें आपको आपके व्हाट्सएप पे भेजना है, हम डिस्कस अगली क्लास करेंगे। में डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है, सब लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में तीनों डिस्कस करेंगे, बनाकर लेकर आना। Al2O3, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड। डन। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके बेसिस पे बेटा 100% क्वेश्चन बनकर आता है जब आपके पास सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टेस्ट हो रहा हो तो। ठीक है या कई बार नहीं भी हो रहा होता तो भी बनकर आता है इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझनी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, सबसे पहली चीज फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, सबसे पहली चीज दे आर जनरली सॉलिड। ठीक है, दे आर हार्ड। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, अगली चीज, दे आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ही ये होता है कि अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो दैट विल ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है तो पहले पॉइंट में आपको 3 चीजें पता चली कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। सॉलिड हार्ड वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब जो भी चीज बेटा हार्ड होती है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी क्यों होता है, बिकॉज 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 ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, Na+ और Cl- के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी। अब अगर हमें इसे ब्रेक करना है तभी तो NaCl मेल्ट होगा, है ना? ये ब्रेक होंगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तभी तो NaCl मेल्ट होगा। अब ये जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए। इसीलिए ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का, बिकॉज considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. Is it clear? चलिए आगे बेटा, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। थर्ड Yes, पॉइंट, ma'am. solubility. Very 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 important. जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट क्यों बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स को? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए। ठीक है। उसने कहा कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. ठीक है, ionic compounds dissolve in water because water has high dielectric constant due to which it weakens the attraction between the ions. क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? क्या होता है? वैसे तो ये चीज आप पढ़ोगे 12th क्लास में जाके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी सी सुंदर सुंदर सी टर्म्स अभी के लिए दिखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन इनको समझने के लिए आपको पहले 12th क्लास में जाना पड़ेगा। अभी के लिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो ये है कि नेचर में हर चीज एक स्टेबल चीज को तोड़ना चाह रही है। ठीक है, ऑब्वियसली, है ना? ये तो हम नॉर्मल रूटीन में भी देखते हैं, कोई इंसान अगर लाइफ में स्टेबल है तो उसके पीछे शायद 10 लोग ऐसे हैं जो उसको अनस्टेबल करना चाहते हैं। सेम चीज है NaCl के साथ या किसी भी आयनिक कंपाउंड के साथ। जैसे ये NaCl है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपका कोई ये सॉल्ट जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है एयर में, तो बेटा जो एयर है वो भी कोशिश कर रही है कि वो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करे। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अब बाबू ये मत लिखा करो यार स्क्रीन पे, तुम बताओ है क्या चल रहा है? अब एयर क्या चाहती है? एयर भी चाहती है कि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा जाए। ठीक है, जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला तो वाटर भी यही चाहता था कि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया जाए। अब ऐसा बोला जाता है कि जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन नॉट इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अराउंड होता है 80। ठीक है, विच इज कंसीडर्ड टू बी हाई। ठीक है, 80 मतलब एक बड़ी वैल्यू, अच्छी खासी बड़ी वैल्यू। तो वाटर जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होने की वजह से, हाई होने की वजह से वो सक्सेसफुल हो जाता है कि वो इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दे। और जैसे ही वो इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है तो वाटर मॉलिक्यूल आके Na+ को भी सराउंड कर लेते हैं और Cl- को भी सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन जो केरोसिन है या पेट्रोल है, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाते या ये अपने आप में NaCl को डिसॉल्व नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको बस ओके। इतनी चीज याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है, रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा, अगर कोई पूछेगा तो आप ये बता सकते हो कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है इसलिए वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मैंने आपको बोला था 2 चीजों की वजह से होती है, फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आयंस फ्री कब होंगे? आयंस फ्री कब होंगे? जब Na+ और Cl- ये दोनों अलग अलग होंगे, इनके बीच की फोर्स ब्रेक होगी और ये Na+ बन जाएगा और ये Cl- बन जाएगा, तभी ये आयंस फ्री होंगे, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और ये आयंस फ्री 2 ही केस में होते हैं, ठीक है। या तो हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दें, यानी कि हम पानी में डाल दें। हमने ऊपर देखा पानी में जैसे हम इसको डालते हैं, इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाती है, Na+ अलग, Cl- अलग, तब भी फ्री आयंस बन जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दूसरी स्टेट होती है मोल्टन स्टेट, यानी कि हम इनको मेल्ट करवा दें, ठीक है, यानी कि हम इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दें बाय हीटिंग, ठीक है, और ये मेल्ट हो जाए और ये आयंस अलग अलग हो जाए, उस केस में ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, इज इट क्लियर? Okay. The Yes, conduction of Yes, electricity ma'am. in a solution involves a movement of charged particles. A solution of ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes while electricity passes through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in solid is not possible due to their rigid structure. I hope सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, so this was all about properties of ionic compounds. Next class में हम लोग start करेंगे covalent bond. ठीक है, आज की क्लास में जितना भी हुआ I will share the PPT with you. Okay बेटा? Okay, ma'am. Thank you Okay, so much, ma'am. ma'am.